नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हमने फर्स्ट वीक को 2 पार्ट में कंप्लीट करा था और अब हम सेकेंड वीक को भी 2 पार्ट में लेकर आए हैं। तो ये मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया सेकेंड वीक का फर्स्ट पार्ट है। तो आइए हम देखते हैं कि 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में क्या कौन-कौन सी घटनाएं होती हैं। पहली घटना है, भारत ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। देखो, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन यानी एपीपीयू एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। अब मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा संगठन है जिसे संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त है, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बैंकॉक, थाईलैंड में है। और इसके महासचिव जो नियुक्त किए गए हैं वो है विनय प्रकाश सिंह, और इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा? 4 वर्षों का होगा, है ना। और ये ऐसी संस्था है जो विश्व पोर्टल के रूप में, एक पोस्टल यूनियन के रूप में एशियन पैसिफिक एरिया में काम करेगी, यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में काम करेगी, जिसमें 32 सदस्य हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पाली, राजस्थान में भारत स्काउट्स और गाइड्स के 18th राष्ट्रीय जम्बोरी का उद्घाटन किया। किसने उद्घाटन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और ये कौन से नंबर का है? तो 18th नंबर का है ना। 7 दिन तक ये चलेगा और ये कहाँ पर किया गया है? राजस्थान के पाली जो जगह है वहां पर किया गया है। देखो, ये जो आयोजन है, इसका आयोजन 1951 से हो रहा है, ठीक है। और पहला जो आयोजन हुआ था 1951 में आंध्र प्रदेश में हुआ था, और 18th के पहले यानी 17th वाला जो नंबर है उसका जो उद्घाटन है जम्बूरी का, वो कर्नाटका में हुआ था, है ना। ये स्काउट और गाइड के क्षेत्र में विशेष अवसरों को चिन्हित करता है, कुछ ऐसा काम जो इस क्षेत्र में हुआ है उसके उपलक्ष्य में किया जाता है। तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। केरल राज्य सरकार ने 700 फीट लंबी दीवार, जिसका नाम है वॉल ऑफ पीस म्यूरल, बनी है। कहां पर? केरल में बनी है। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इस दीवार पर 250 भाषाओं में, या 250 लैंग्वेजेस में शांति शब्द लिखा गया है ना। तो ये इसकी खास बात है। कहां पर है? ये केरल में है। बैंक ऑफ सिंगापुर ने जेसन मू को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? जेसन मू को। ओवरसीज चाइनीज बैंकिंग कॉरपोरेशन ओसीबीसी क्या है? एक निजी बैंकिंग शाखा यानी प्राइवेट बैंक है, जिसने अभी घोषणा की है कि उनका सीईओ कौन होगा? जेसन मू होंगे। मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए तमिलनाडु राज्य ने 1000 करोड़ का ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित किया है। किसने? तमिलनाडु राज्य ने 1000 करोड़ फंड इसमें लगाएगी, ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें ग्रीन यानी ग्रीनरी के बारे में बात की जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जलवायु के अनुकूल उत्पाद होने चाहिए, उस तरीके की बातें हैं इसमें। ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो प्रदूषण को नियंत्रित कर सके, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर टिकाऊ कृषि, जल संसाधन सहित जो वन संरक्षण है उसके विकास के लिए काम करना चाहिए, है ना। और इसका प्रबंधन कौन कर रहा है? टीएन यानी तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन कर रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दीदीर सुरक्षा कवच अभियान लॉन्च किया गया है या स्टार्ट किया गया है। अब देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी जी हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो अभियान है वो कितने दिन तक चलेगा? 60 दिनों तक चलेगा। अब इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, यानी जो ममता बनर्जी जिस पार्टी के नेता हैं, वो कौन सी पार्टी है? टीएमसी, है ना। तो उनके कार्यकर्ता राज्य भर में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे उनको राज्य की जो स्कीम्स चल रही हैं, जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, वो उनका लाभ उठा सके। कौन? वहां की जनता, है ना। और साथ में दीदी दीदी के दूत ऐसा ऐप भी एक लॉन्च किया गया है।
और साथ में जो टीएमसी है उसने अपने 25 साल पूरे कर लिए। इसका जो स्थापना दिवस है वो 1 जनवरी है। ठीक है। हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उड़ीसा राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए बीपीएल परिवार धारकों को 5 किलो चावल मुफ्त प्रदान करेगी। यानी कि जो उड़ीसा राज्य है वहां के कौन मुख्यमंत्री हैं, नवीन पटनायक जी हैं। तो उन्होंने एक योजना लाई है। वो योजना क्या है? उन्होंने कहा कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको 1 साल तक 5 किलो चावल मुफ्त में मिलेगा। ठीक है ना। और ये मुफ्त चावल जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक चलेगा। और इस पे कितना खर्च हो रहा है? इस पे 185 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 46th अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार पुस्तक मेला, यानी एक तरीके से बुक फेयर स्टार्ट किया जा रहा है। कितने नंबर का? 46 नंबर का इंटरनेशनल एक बुक फेयर है जो स्टार्ट किया जा रहा है। और इसकी जो थीम है ना, इसकी थीम है यूरोपीय देश स्पेन। यूरोपीय देश स्पेन। और ये कब से कब तक चलेगा? ये बुक फेयर 30 जनवरी से 2023 से लेकर 12 फरवरी 2023 तक चलेगा, है ना। और इसका थीम है 2006। मतलब इसके पहले जो स्पेन थीम है वो 2006 में बना था। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है। हरियाणा राज्य सरकार दिसंबर में 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर रिकॉर्ड की गई है। कहां पर? हरियाणा राज्य में बेरोजगारी की दर क्या है? 37.4, है ना। और ये किसने किया है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने किया है। यानी सबसे ज्यादा बेरोजगार जो राज्य है वो कौन है? हरियाणा है। इसके बाद देश में बेरोजगारी की दर 2022 में बढ़कर 8.3% हो गई। देखो, अभी हमने पढ़ा कि हरियाणा में 37.4% है। और इसके साथ ही हरियाणा के बाद में जो राज्य हैं वो कौन से हैं? राजस्थान है जहां 28.5, फिर दिल्ली आता है 20.8, फिर बिहार 19.1। और ये कौन बता रहा है? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ये सर्वेक्षण किया गया है। श्री कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। यानी जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है उसके जो स्पीकर नियुक्त किए गए हैं अभी, वो कौन है? श्री कुलदीप सिंह पठानिया हैं। अब वहां पर हिमाचल प्रदेश की वो कौन से नंबर की विधानसभा है? तो 14th नंबर की है ना। और साथ में ही ये किस नंबर के अध्यक्ष बने हैं? तो ये 16th नंबर के अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम तक विश्व के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को 13/1/23 को लॉन्च करेंगे। अब देखो क्या है, विश्व का सबसे लंबा क्रूज है जिसका नाम है गंगा विलास। ठीक है ना। इसको लॉन्च किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 जनवरी 2023 को। अब ये कहां से कहां तक जाएगी? तो ये वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में, वहां से डिब्रूगढ़ असम के लिए जाएगी। अब ये कितने किलोमीटर की यात्रा तय करेगी? तो देखो, ये 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और 51 दिनों की यात्रा तय करेगी। और साथ में ही इसमें कौन लोग हैं? तो पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक हैं जो कहां कहां जाएंगे? तो विश्व धरोहर स्थलों पर जाएंगे, राष्ट्रीय उद्यानों पर जाएंगे, नदी घाटी पर जाएंगे, बिहार के पटना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, बांग्लादेश, मतलब ये असम के गुवाहाटी, ये सारे शहर को वो कवर करेंगे। और ये कम से कम इसमें 50 पर्यटन स्थलों की बात की गई है। यानी ये 50 पर्यटन स्थलों पर जाते हुए इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। विश्व की सबसे लंबी क्रूज है, नाम क्या है? गंगा विलास। नासा के अपोलो कार्यक्रम में पहले सफल चालक दल के अंतरिक्ष मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वॉल्टर कनिंघम। देखो, अंतिम यात्री इसलिए क्योंकि बाकी जो थे सबकी डेथ हो चुकी थी, सिर्फ ये आखिरी बचे थे वॉल्टर कनिंघम। और उनकी भी डेथ हो गई कब? 3 जनवरी को। और ये कितने साल के थे? 90 साल के थे। और ये पहला जो कार्यक्रम था नासा के द्वारा जो चलाया गया था अपोलो कार्यक्रम, उसमें सफल चालक दल के अंतरिक्ष मिशन में ये शामिल थे। नेपाल ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। देखो, चीन जो है नेपाल की हेल्प
कर रहा है, क्यों, किस लिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए। और इसका चीन में चीन में एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है वन बेल्ट वन रोड अभियान, है ना। इस अभियान के तहत चीन हेल्प कर रहा है नेपाल की। और ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका उद्घाटन किसने किया, तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने किया। और ये नेपाल का तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर बन रहा है, पोखरा देश का लोकप्रिय, देखो जो नेपाल का पश्चिमी भाग है ना, जिसका नाम है पोखरा, वहां पर ये एक पर्यटन स्थल के रूप में भी है, और वहां पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में 36th सामरिक वार्ता आयोजित की। भारत और फ्रांस ने कहां पर, नई दिल्ली में, किस नंबर की, 36 नंबर की, है ना। देखो नंबर याद करना बहुत जरूरी है, जो भी सबमिट होती है, आयोजित होती है, उसका नंबर, उसकी रैंकिंग क्या है, और जगह कौन सी है, और कौन कौन से लोग शामिल हैं, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो भारत और फ्रांस ने 5 जनवरी को, कहां पर, नई दिल्ली में, है ना। अब इसमें किन बातों को लेकर बात की गई, तो ये जो बातें की गई, ये सामरिक वार्ता का मतलब होता है कि जो कुछ भी, जैसे सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कृषि से संबंधित कुछ भी बात हो सकती है। अब इसका नेतृत्व किसने किया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने, और भारत की तरफ से, और फ्रांस की तरफ से फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार हैं एम्यूनियल बोने, उन्होंने किया। फ्रांस के बारे में बात करेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है एम्यूनियल मैक्रोन, प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न, राजधानी फ्रांस की पेरिस, और मुद्रा यूरो। मणिपुर में इमेइनु इरत्पा महोत्सव मनाया गया, ठीक है ना। ये एक तरीके का सांस्कृतिक अनुष्ठान है। सांस्कृतिक अनुष्ठान मतलब जो इमेयुनु इरत्पा हैं, ये एक देवी के रूप में वहां पर पूजी जाती हैं मणिपुर में, जो कहा जाता है कि ये स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रचुरता और घरेलू व्यवस्था की देवी हैं। और मणिपुर का ही एक नृत्य, जो मणिपुरी नृत्य है, वो भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ समझौता किया है। अब देखो स्पेस टेक स्टार्टअप, इसका मतलब कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी, टूल्स, प्लेटफॉर्म, एप्स और देश में लॉन्च करना, किसकी सहायता से, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के माध्यम से लॉन्च करना, जिससे कि जो नई नई स्टार्टअप्स हैं उनको उनको जो है मौका मिल सके, उनको बढ़ावा मिल सके, वो राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को प्रूफ कर पाए। तो उसके लिए एक MOU साइन किया गया है। बंधन बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान प्रारंभ किया है। देखो बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को ऐसा किया। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सौरभ गांगुली जी हैं। और नारा क्या दिया, जहां बंधन वहां ट्रस्ट, है ना। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगी। कौन सी सरकार, महाराष्ट्र के, कहां पर, ग्रामीण क्षेत्रों में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे हैं। इन्होंने ऐसी घोषणा करी है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य ओलंपिक खेलों का आधिकारिक रूप से उद्घाटन करने के बाद, यानी ओलंपिक खेलों का ये आधिकारिक रूप से उद्घाटन कर चुका है, और अब ये ग्रामीण स्तर पर भी खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल परिसर की स्थापना कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन इम्फाल, मणिपुर में किया है। देखो कहा जाता है कि जो पोलो, पूरे विश्व में पोलो खेल कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो वो मणिपुर से प्रारंभ हुआ, है ना। तो इसीलिए दुनिया का सबसे पुराना पोलो ग्राउंड भी मणिपुर के इम्फाल पोलो ग्राउंड में है। और साथ में ही इसका जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था, पहले पोलो को क्या बोला जाता था, संगोल, कागजी, कजईबाजी, पुलू। और ये 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, किसका, मर्जिंग पोलो का,
ठीक है, जिसको कहा जाता है कि ये पोलो जो गेम है इसके जनक हैं। और इसकी जो लंबाई कितनी है वो 120 फीट है। और कहां पर किया गया, तो इम्फाल, इम्फाल के पूर्वी जिले। 6 जनवरी 2023 को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। ठीक है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कहां पर, फ्रांसीसी संगठन मना रही है इसको। और युद्ध में जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के अनुसार एक अनाथ जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें परिभाषित किया जाता है जिनके माता पिता की मृत्यु युद्ध में हो गई हो या युद्ध के कारण से हो गई हो। तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चों की क्षतिपूर्ति के लिए, उन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर A.K. द्विवेदी द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया। किसके द्वारा विमोचन किया गया, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल के द्वारा किया गया। जो ये ह्यूमन एनाटॉमी बुक है ये स्पेशली चिकित्सा के ऊपर, यानी जो डॉक्टरी सुविधाएं हैं, चिकित्सा शिक्षा है, उसके ऊपर लिखी गई बुक है। और ये डॉक्टर A.K. द्विवेदी कौन है, ये इंदौर के प्रोफेसर और HOD हैं। ठीक है, और इन्होंने केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार में वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क, कौन, बेलिंडा क्लार्क ने अपनी मूर्ति का अनावरण स्वयं किया है। कहां पर किया है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किया है ना। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया जो महिला वर्ग में ये कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज भी रही हैं। और इनकी जो मूर्ति है वो किसकी बनाई गई है, कांस्य की, है ना। वॉक ऑफ ऑनर में, स्टेडियम के वॉक ऑफ ऑनर में इनकी मूर्ति लगी है जो कांस्य की बनी है। कांस्य मतलब ब्रॉन्ज की बनी है। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन 5 और 6 जनवरी 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। देखो, जल के ऊपर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है। किस डेट पर हुआ है, 5 और 6 जनवरी को हुआ है। कहां पर, भोपाल और मध्य प्रदेश में हुआ है। देखो, इसका जो इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले कि इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो ये है कि राज्यों को इस तरीके से जोड़ा जाए कि वो जल से संबंधित, जल उपयोग दक्षता, जल शासन, उसकी जो अवसंरचना है, उसकी जो क्वालिटी है, लोगों तक उसकी उपलब्धता है, उसको सुनिश्चित करने के लिए इस समिट को किया गया है। और साथ में ही जो @2047 का ब्लूप्रिंट है ना। 2047 क्या है, @2047 एक प्रधानमंत्री की एक योजना है जिसके तहत उनका एक विजन है, उनकी एक इच्छा है, उनका एक विजन है जिसके लिए एक्शन प्लान तैयार करने के लिए किया गया है कि जल की जो उपलब्धता है वो हर घर तक सुनिश्चित की जाए, साफ जल की जाए और जल को बचा कर रखा जाए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन या एक जत्था भेजा है। कहां पर भेजा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो शांति मिशन है उसके लिए भेजा है। और भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। ठीक है, और इसमें 2 अधिकारी हैं और साथ में 25 अन्य रैंक के जो लोग हैं वो शामिल हैं। शांति सैनिक की पलटन को 6 जनवरी 2023 को अबेई में तैनात किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम, केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। मतलब कि जो केरल स्टेट है वहां के तिरुवनंतपुरम में एक ऐसा संग्रहालय, एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जा रही है जो ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों से बनी हुई है। इसमें क्या है, इसमें देखो, इस संग्रहालय में 187 पांडुलिपियां हैं। ठीक है, और उनके प्राथमिक सोर्सेज हैं, है ना। और वो जो है उस टाइम पीरियड के, यानी पुराने जो टाइम पीरियड रहा है, 19वीं सदी का जो टाइम पीरियड रहा है जिसमें जो त्रावणकोर साम्राज्य है
उसने 650 वर्ष तक शासन करा है। तो उस टाइम पीरियड का जो वहां का प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो पहलू थे उसको दर्शाने का काम किया गया है। इसके अलावा जो त्रावणकोर की लघु कथाएं हैं, लोकप्रिय लघु कथाएं हैं, वो भी उसमें उल्लिखित हैं। और त्रावणकोर साम्राज्य ही भारत का वो पहला साम्राज्य है जो जब ब्रिटिश डच भारत में जो आते हैं उपनिवेश के लिए तो उनको हराता है। तो इन सब बातों को ये जो संग्रहालय के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। G20 की पहली बैठक कहाँ पर है? पुदुचेरी में, है ना। तो देखो G20 में अनेक विषय हैं, फाइनेंस का विषय है, साइंस का है, संस्कृति का है, काफी सारे विषय हैं। तो उन सभी विषयों पर अलग अलग जगहों पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। तो जो पहली बैठक की G20 की वो कहाँ पर है? पुदुचेरी में। और मैं आपको बता दूं कि पुदुचेरी जो है या पौंडीचेरी जो है वो 3 जिलों से बना हुआ है, जिसका एक जिला केरला में है और एक डिस्ट्रिक्ट उसकी तमिलनाडु में है और एक डिस्ट्रिक्ट उसकी आंध्रा में है। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि हाँ, तो उपराज्यपाल ने एक कार्यक्रम में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगासामी, कि उनकी उपस्थिति में स्टिकर, बैज और पोस्टर जारी कर दिए हैं। और साथ में ही स्वास्थ्य में तिरुवनंतपुरम में स्वास्थ्य पर होगा इस G20 की जो बैठक होगी, चेन्नई में शिक्षा के ऊपर होगी, गुवाहाटी में वित्त के ऊपर होगी और साथ में चंडीगढ़ में जो वास्तुकला है उसके ऊपर बैठक होगी G20 की। असम राज्य सरकार ने 22-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। ठीक है, अब ये क्या है? असम सरकार ने राज्य में, देखो, जो असम राज्य सरकार का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसका नाम क्या है? असम वैभव। ठीक है, इसके कई सारी कैटेगरीज हैं लेकिन जो नंबर 1 रैंकिंग 1 पे है वो असम वैभव है। ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम का और ये किसको प्रदान किया जा रहा है? तो ये तपन सैकिया को प्रदान किया जा रहा है। किस लिए प्रदान किया गया है? कैंसर देखभाल के लिए विशिष्ट काम करने के लिए, यानी कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए या काम के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है असम के? तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। और इसके अलावा इसका जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है असम सौरभ। ठीक है, और असम सौरभ क्या है? ये किसको किसको, देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिया गया है जिसमें से 5 लोग हैं। अबाहन थिएटर के प्रसिद्ध निर्माता कृष्णा राय, फुटबॉलर गिलबर्टसन, निमोनी सैकिया, बिनोई कुमार, चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, कई सारे हैं, है ना। और इसके साथ में ही इसका तीसरा भी एक पार्ट है जिसको कहते हैं असम गौरव। तो असम वैभव के अंदर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और असम सौरभ में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं और असम गौरव में 3 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। और इसके साथ साथ में ही पूरे जीवन जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सरकारी खर्चे पर होंगी, जिसको पुरस्कार मिलेगा, ऐसा भी उसमें है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संयम मेहरा। कौन नियुक्त किए गए हैं? संयम मेहरा। और साथ में ही इसके जो वाइस चेयरमैन है वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राजेश रोकड़े। निक्केई एशिया ने नवीनतम उद्योग आंकड़ों के मुताबिक भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहली बार तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। कौन बन गया? भारत बन गया। किसको पीछे छोड़ा? तो जापान को छोड़ा। और ये जो आंकड़े इकट्ठे किए वो किसने किए? तो निक्केई एशिया ने ये आंकड़े जो डेटा दिया है उसने दिया है। अब इसमें क्या है, देखो, जो ऑटो मार्केट है पूरी दुनिया में उसमें चीन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर कौन था? जापान था। अब भारत जापान को पीछे छोड़ के तीसरे नंबर पे कौन आ गया है? भारत आ गया है। अमेरिकी कृषि विभाग ने दुनिया के पहले कीट टीके की मंजूरी दे दी है। यानी अभी तक दुनिया में कीट कोई टीका नहीं बना था, कीड़ों के लिए कोई टीका नहीं बना था, लेकिन अब अमेरिकी कृषि विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिसे मधुमक्खियों को एक विनाशकारी जीवाणु रोग से बचाने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, अब अमेरिकी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने देखा, शोधकर्ताओं ने देखा कि जो अमेरिका की मधुमक्खियां हैं उनमें एक बीमारी पाई जा रही है जिसका नाम है
फुल ब्रूड। क्या नाम है? फुल ब्रूड। तो इस बीमारी से बचने के लिए टीका बनाया गया है ना। और ये किसके कारण होता है? तो पैनी बैसिलस लार्वा बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये देखा गया वैज्ञानिकों के द्वारा, शोधकर्ताओं के द्वारा, कि इस बैक्टीरिया की वजह से मधुमक्खियों की जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो जा रही है, और ये आगे बढ़ नहीं पा रही है। इनकी जो लाइफ है वो कम होती जा रही है। तो इसकी वजह से एक टीका मधुमक्खियों के लिए बनाया गया है और उनको लगाया गया है। केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए एक उच्चाधिकारी समिति का गठन किया है। किसने किया है? केंद्र सरकार ने। आपको पता होगा कि जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर से उसको अलग करके बनाया गया है। अब इसमें कौन लोग हैं? तो इसमें देखो, इस समिति में 17 लोग हैं। इसकी सदस्य संख्या 17 है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, है ना। अब इसमें किस चीज के बारे में बात की जाएगी? तो इसमें सामरिक मुद्दों पर, संस्कृति, भाषा, रोजगार के जो क्षेत्र हैं, समावेशी विकास, और किस तरीके से जो है इसकी पर्यटन, जो पॉपुलैरिटी है उसको बढ़ाया जाए, उसकी भौगोलिक स्थिति, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। हैदराबाद 11 फरवरी 2023 को पहली बार भारत में होने वाला फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? हैदराबाद करेगा। अब देखो क्या है कि 2013 में फार्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के आयोजन के बाद देश में ये पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय रेस होगी, और जो कहाँ आयोजित की जा रही है? हैदराबाद में आयोजित की जा रही है ना। अब ये क्या है? फॉर्मूला ई रेस क्या है? तो फॉर्मूला 1 की तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक कारों से की जाएगी ये रेस। किससे की जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कारों से की जाएगी, और ये सिंगल सीटर इलेक्ट्रिकल मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है, जो पहली बार भारत पे हो रही है, हैदराबाद में। और हैदराबाद के बाद जो है ये कहाँ पर होगी? ब्राजील में होगी। और हैदराबाद में कब स्टार्ट हो रही है ये? 11 फरवरी को स्टार्ट हो रही है। ये देखो लिखा है ना, 11 फरवरी को स्टार्ट हो रही है। एक्सिस बैंक ने पूर्णतः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए किससे समझौता किया है? ओपन से। किससे समझौता किया है इसने? ओपन से। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू और कश्मीर राज्य में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, वर्चुअली किया गया। उसका टाइम क्या था? तो 3/1/2023 को किया गया। इस कितना लंबा है ये, या ऊंचा कितना है ये? तो ये 240 फीट है ना ये ब्रिज। और इसको किसने बनाया है? तो सीमा सड़क संगठन BRO, ठीक है, उसने बनाया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का उद्घाटन किया गया। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो देखो मेघालय में किया गया, है ना। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि पूर्वोत्तर राज्य के जो कृषि संपदा है उसको बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम किया जाए, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से जोड़ा जाए, किसानों का हित कैसे हो, और उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। 12 और 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023, है ना, इसको स्टार्ट किया जाएगा। एक सम्मेलन स्टार्ट किया जाएगा जिसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कब होगा? 12 और 13 जनवरी को होगा। अब देखो इसका जो विषय है वो क्या है? इसका विषय है आवाज की एकता और उद्देश्य की एकता। अब इसमें कौन से देश हैं? तो इसमें जो साउथ एशिया के जो देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो शामिल होंगे। और इसका विषय है कि जो विकासशील देशों की जो चिंताएं हैं उसके लिए एक मंच तैयार करना, जिसमें वो बैठकर उन चिंताओं पर विचार विमर्श कर पाए और अपनी बातों को साझा कर पाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से हो रहा है, जिसमें 120 से अधिक देश को आमंत्रित किया गया है, यानी 120 से अधिक देश शामिल हैं। और इसकी जो प्रधानमंत्री की जो एक योजना है, या जो उनका उनकी जो एक चाहत है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ में भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर ये आधारित है।
देश के पहले पर्पल फेस्ट पहला पर्पल फेस्ट मनाया जा रहा है, जिसका आयोजन 6 से 8 जनवरी के बीच में किया गया। कहाँ पर किया गया? गोवा में किया गया। अब इसका ये क्या है? देखो, ये पहला, एक तो पहला है, गोवा में किया जा रहा है, और सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का आयोजन, इसका नाम दिया गया है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, है ना। 3 दिन तक चलेगा ये। और इसमें क्या क्या चीजें हैं? पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप, यूनिफाइड बीच क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट, पर्पल ईरन मैराथन जैसे खेल प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है। इसमें जो दिव्यांग लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनसे जुड़े जो गेम है उनको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है गोवा सरकार के द्वारा। भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए असम राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। किसने किया है? देखो, रक्षा मंत्रालय की एक ब्रांच है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय की एक ब्रांच है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, और इस ब्रांच ने एक एक टाई अप किया है। किससे? असम के जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उनसे टाई अप किया है, कि जो सैनिक हैं, जो किसी वजह से बीमार हैं, या युद्ध में जिनकी कुछ या ड्यूटी करते समय कोई दिक्कत हो गई हो, परेशानी हो गई हो, शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो उसका इलाज कैसे किया जाए, तो उससे रिलेटेड एक समझौता किया गया है। तेलंगाना राज्य, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मुफ्त योजनाओं में ये भी शामिल हो गई है। यानी ये अभी तक शामिल नहीं थी, लेकिन अब ये शामिल हो गई है। और साथ में ही जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल की आपूर्ति हो रही है, उसकी योजना का ये लाभ भी उठा रही है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो कार्ड धारक हैं, उनको प्रदान किया जा रहा है। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जियान लुका वियाली, जिनकी उम्र क्या थी? 58 साल थी, उनकी डेथ हो गई। ये कहाँ के थे? इटली के थे, और इनकी डेथ हुई है कैंसर की वजह से, है ना। अपने कैरियर में इटली की नेशनल टीम के लिए कुल इन्होंने 59 मैच खेले थे। कौन थे? जियान लुका वियाली। देखो, एम प्रणेश भारत के 79th ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन बने हैं? एम प्रणेश भारत के 79th ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए इन्होंने कौन सा कप जीता? तो रिल्टन कप जीता है ना, जिसमें इन्होंने 2500 रेटिंग अंक पार कर दिया था, जिसकी वजह से ये 79th नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं। शशि थरूर ने अपनी पुस्तक एक लिखी है, जिसका नाम है अंबेडकर ए लाइफ, ठीक है। अब ये क्या है? ये महान नेता यानी अंबेडकर जी के जो जीवनी है उनके बारे में और उनके समय के बारे में जानकारी देगी, और साथ में ही इनके क्या विरोध रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से, महात्मा गांधी से, उसके बारे में इस किताब में जानकारी दी गई है। बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण आरंभ किया है, ठीक है। और ये देखो, जाति सर्वेक्षण आरंभ किया है कब से? 7 जनवरी से स्टार्ट कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि ये 31 मई 2000 ये 31 मई को पूरा कर लिया जाएगा, और इसमें लगभग 5 लाख लोगों को इस काम में लगाया गया है। जाति के आधार पर तो जो सर्वेक्षण होगा वो होगा ही, साथ में ही जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ना, जाति के साथ में जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके ऊपर भी सर्वेक्षण कराया जाएगा। और इसमें जो पैसा लग रहा है, जो रुपए खर्च हो रहे हैं, वो कितने खर्च हो रहे हैं? आकस्मिक कोष से 500 करोड़ का इसमें खर्चा आएगा। महिलाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में जो तमिलनाडु का चेन्नई है वो शीर्ष स्थान पर है। यानी महिलाएं जहां पर सबसे ज्यादा काम पाती हैं या काम करती हैं, वो तमिलनाडु का चेन्नई है। इसके बाद जो शहर आता है उसमें पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई है। और ये आंकड़ा किसने बताया है? ये आंकड़ा बताया है अवतार ने। अवतार एक ऐसी संस्था है जिसने ये सारी बातों को बताया है। इस रिपोर्ट में भारत के 111 शहरों की लिस्ट दी गई है। तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने आईआईटी धनबाद के साथ समझौता किया है। किसने किया है? आईआईटी
धनबाद के साथ समझौता हिंदुस्तान कॉपर ने, यानी ये एक ऐसी कंपनी है जो तांबे का उत्पादन करती है। अब इस समझौते के टाइम कौन कौन उपलब्ध था, तो HCL के CMD अरुण कुमार शुक्ला और IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर की उपस्थिति में ऐसा समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य है कि किस तरीके से खनन विधियों तकनीकियों का उत्पादन किया जाए, तकनीकी का किस तरीके से डेवलप करके ज्यादा से ज्यादा तांबे का उत्पादन किया जा सके, है ना। और देखो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है तांबे का वो कौन से स्टेट करते हैं, तो वो भारत के 3 स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 5 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों MVU और केंद्रीकृत कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, कब किया है, 5 जनवरी को किया है, केरल में किया है और इनकी संख्या कितनी है, 50 है ना। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों किया गया है, इसके पीछे का रीजन है कि दूर दराज के क्षेत्रों में पशु मालिकों को निदान उपचार, पशुओं के लिए टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और जो मामूली सर्जिकल है उसके लिए ऑडियो विजुअल सहायता प्रदान की जाए, इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। और साथ में ही पूरे देश में 4,332 MUU को मंजूरी प्रदान की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने का जो एक म्यूचुअल फंड जो ब्रांच है वो क्या कर रहा है, वो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीद रहा है, और जिसकी अनुमति किसने दे दी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी इसकी दे दी है। 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, तो महाराष्ट्र के जालान जिला पुलिस व नागपुर पुलिस को ऐसा प्रदान किया गया। ठीक है, अब ये किस लिए प्रदान किया जाता है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए, सामुदायिक पुलिसिंग और प्रशासन व्यवस्था को विकसित करने के लिए ऐसा किया जाता है। भारतीय रेलवे ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता से पूर्ण पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया। मतलब जो भारत का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने एक सर्टिफिकेट दिया है, किसको दिया है, वाराणसी का जो कैंट रेलवे स्टेशन है उसको दिया है। क्यों दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि उसने यात्रियों के लिए जो खाना दिया उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसको 5 स्टार ईट राइट स्टेशन दिया गया। अब साथ में ही कुछ और जो रेलवे स्टेशन है उनको भी दिया गया है, उनको भी सर्टिफिकेट दिया गया है, जैसे कि आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो दिल्ली का है, फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, और साथ में ही बड़ोदरा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, इनको भी FSSAI के द्वारा ऐसा दिया गया सर्टिफिकेट है। पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। और पश्चिम बंगाल की कलकत्ता में हमको पता है कि अंडर वाटर मेट्रो बनाई जा रही है, जो हुगली नदी में बनाई जा रही है। अब देखो वहां पर ये 8 जनवरी से स्टार्ट होकर 16 जनवरी तक चलेगा। और ये कहां पर स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 लाख श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच जाएंगे। केविन मैकार्थी को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जैसे भारत में लोकसभा है उसी तरीके से अमेरिका की संसद का जो निचला सदन है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो उसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं, मैकार्थी को चुना गया है। ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है और साथ में ही इन्होंने नैन्सी पेलोसी की जगह ली है ना। और ये किस नंबर के स्पीकर हैं, तो ये 55 नंबर के स्पीकर हैं। फाइनेंशियल
इंकजुलन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। हमने पहले भी बात करी थी कि जो G20 है वो अलग अलग क्षेत्रों में सबमिट करता है, तो भारत के अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पर ऐसा हो रहा है। तो जो फाइनेंशियल के क्षेत्र में जो इसका जो G20 का सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ पर होगा? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐसा किया जा रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के 12 विशेषज्ञ शामिल होंगे। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। देखो, अमेरिका में शरण मांगने वालों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए बाइडेन ने 5 जनवरी को नए नियम पेश किए हैं। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत वेनेजुएला, क्यूबा, हैती, निकारागुआ से जो अवैध प्रवासी आ रहे थे उनको बॉर्डर पर ही रोक लिया जाएगा, है ना। और मैक्सिको इन सब प्रवासियों को अपने यहाँ शरण देने के लिए राजी हो गया था, तो इसके लिए ऐसा किया गया। संजीव सान्याल ने अपनी नई पुस्तक का विमोचन किया है, और उनकी नई पुस्तक क्या है? क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरीज। अब इसमें क्या है? इसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय पर जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। उनके जो मानवीय पक्ष थे, उनका जो इतिहास था, उस सिचुएशन को इस बुक में लिखा गया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL कंपनी द्वारा भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल, मतलब एक ऐसी कैरोसिन ऑयल बनाना जिससे जिससे जो धुआं और गंध निकलती है उसकी मात्रा क्या हो? कम हो। अब BPCL का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी, और इसके जो CMD हैं वो कौन है? रामकृष्ण गुप्ता वेत्सा, है ना। लेखक अंबिका सुथन मंगड़ को उनके लघु चित्र संग्रह प्राणवायु यानी जीवन की सांस के लिए 2022 के लिए ओडक्कू झल पुरस्कार के लिए उनका नाम नामांकित किया गया है या उनको चुना गया है। अब ये कौन है? तो देखो, ये अंबिका सुथन मंगड़ एक भारतीय मलयालम भाषा के लेखक हैं, जो नेहरू आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज कान्हागढ़ के मलयालम के प्रोफेसर थे। इन इन्होंने मलयालमी भाषा में कई सारे लघु कथाएं लिखी हैं, और लगभग 40 से अधिक पुस्तकें ये लिख चुके हैं। तो इनको प्रदान किया गया है। और ये कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है गुरुवायूरप्पन, जो एक ट्रस्ट है उसके माध्यम से। संस्कृति मंत्रालय ने 50 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी है। देखो, हमारा जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है, जब उसने सर्वे करवाया तो पाया गया कि जो देश के 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं, उनमें से 50 स्मारक क्या हो गए हैं? लापता हो गए हैं, जिसमें से सिर्फ 11 तो कहाँ पर थे? उत्तर प्रदेश से लापता हो गए, यूपी से ही लापता हो गए, और इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा से 2-2 स्मारक गायब हुए हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड से भी ऐसा हुआ। साथ में ही जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसका उसका कहना है कि जो ये स्मारक गायब हुए हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? तो तेजी से शहरीकरण होना, जलाशयों या बांधों से जलमग्न हो जाना, और साथ ही और कुछ ऐसे थे जिनका 24 स्मारक तो ऐसे हैं जिनका अस्तित्व ही यानी अनस्टेबल थे, वो जिनका अस्तित्व ही नहीं था। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने आगामी ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला के लिए भारतीय कंपनी JSW को अपना वैश्विक साझेदार बनाया है। किसने बनाया है? ओडिशा ने। भुवनेश्वर राउरकेला में होगा ये क्या है? एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने, देखो, एक हॉकी पुरुष विश्व कप मनाया जा रहा है, ठीक है, क्या आयोजन किया जा रहा है? कहां पर? भुवनेश्वर राउरकेला के लिए, है ना, जिसमें जापान के सहित कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? 16 टीमें लेंगी।
ओडिशा के राउरकेला शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। ये वही स्टेडियम है जिसमें अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी जो गेम है वो हो रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। और इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 5 जनवरी 2023 को किया गया। और इस स्टेडियम का नाम क्या है? बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम नाम है इसका। क्या नाम है? बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। और इसकी जो क्षमता है, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? तो इसमें 21,000 दर्शक बैठ सकते हैं। इसीलिए ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जिसको जिसको अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ से जो एक प्रमाणित प्रमाण मिल गया है, प्रमाणित कर दिया गया है इसको। यहाँ पर जो इसमें गेम चलेंगे वो कितने कब से कब तक चलेंगे? 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में यहाँ पर हॉकी गेम खेला जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये सारे लिंक दिए गए हैं। इस लिंक के माध्यम से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप वहां पर जाकर उस विजिट करके PDF अपलोड कर दी गई है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारा साथ दिया है। नेक्स्ट वीडियो के साथ वीकली करंट अफेयर की क्लास में मैं मिलूंगी, नंदिनी सिंह। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और कोशिश करिए कि ये कंटेंट जिनको जरूरत है उन तक पहुंच पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।